तो अपन किसके बारे में बात करेंगे? नेफ्रॉन के बारे में। ठीक है, देखिए क्या होता है नेफ्रॉन में। इसको बोलते हैं बॉमेन कैप्सूल। बॉमेन कैप्सूल, ठीक है। आपको मतलब इसके पार्ट्स जाने की जरूरत नहीं है, बस मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, आप वो ध्यान रख लीजिए। ये बॉमेन कैप्सूल हो गया, इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मत याद रखिए। इसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। देखिए मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो अगर ओलंपियाड वगैरह में इंटरेस्टेड है उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, सीडी कलेक्टिंग डक्ट, ओके। पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, लूप ऑफ हेनले, ओके। ये मोटा मोटी बात हो गई। चलिए अब जो धासु कॉन्सेप्ट है वो उस पे आते हैं ना, मजा आएगा। देखिए क्या होता है, याद कीजिए मैंने आप बताया था आपको, यहां से एक आर्टरी आ रही है ना, ये आर्टरी, और ये यहां पे इंटर की है। दिस इज कॉल्ड रीनल आर्टरी। इसको क्या बोलते हैं? रीनल आर्टरी। किडनी में जा रही है ना जी, इसलिए इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी, ओके। अब रीनल आर्टरी अंदर घुस के क्या इसकी ब्रांच आएगी, ये जो बना रहा हूं मैं, ये ब्रांच है किसकी? रीनल आर्टरी की, ठीक है। तो रीनल आर्टरी अंदर जाके बहुत सारी ब्रांचेस देगी, जिसको हम बोल रहे हैं ब्रांच ऑफ, ये जो बोल रहे हैं ये क्या है? ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ठीक है। फिर यहाँ पे आके ये बहुत भयंकर, यहाँ पे क्या होता है? ब्रांचिंग होती है, बहुत भयंकर सी ब्रांचिंग, बहुत ज्यादा ब्रांच होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होगी यहाँ पे। ब्रांचिंग होकर इस प्रकार क्या होता है, जाल ही पूरा जाल सा बनाता है, ये ब्रांच होके पूरा जाल सा बनाता है। कैसा? फिर यहां से ये बाहर निकलेगा। अब देखो आपको बनाने वक्त ये ध्यान रखना होगा कि जो ये क्या है, इसकी डायमीटर ज्यादा होता है, इसका डायमीटर ज्यादा होता है, इसका डायमीटर कम होता है, ठीक है। और फिर आगे जाकर ये निकल के ये पूरा इसको लपेट लेगा, इससे लिपट जाएगा ये, ठीक है। ये पूरा इससे लिपट जाएगा सांप की तरह, ये बिल्कुल यही आएगा, ठीक है, ऐसा, ओके। तो दिस इज स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कॉल्ड नेफ्रॉन, ओके। दिस इज ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। अब क्या होता है, रीनल आर्टरी आगे जाके पूरा ब्रांच बनाती है, रीनल आर्टरी आगे जाकर पूरा ब्रांचिंग, रीनल आर्टरी आगे जाकर पूरा ब्रांच करती है इस प्रकार। ये देखिए, याद कीजिए मैंने आपको कैपिलरी में भी कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था ना। तो ये जो है ना पूरा, ये समझ लीजिए ये कप शेप होता है। बॉमेन कैप्सूल कैसा है? बॉमेन कैप्सूल एक कप शेप है, ठीक है। ऐसे देखिए ये कप शेप है, ठीक है, बॉमेन कैप्सूल। अब इधर से आर्टरी आई और ये इसने पूरा ब्रांचिंग दिया, पूरा यहाँ पे पूरा ब्रांच हो गया, ब्रांचिंग दे दिया, ठीक है। फिर यहाँ से फिर वो निकल के यहाँ से फिर आर्टरी, सॉरी हाँ वो आर्टरी निकलती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा वो आर्टरी निकलती है, ठीक है। वो देखिए यहाँ से आई आपकी रीनल आर्टरी, उसके ब्रांच, और यहाँ पे ब्रांचिंग थी और निकल गई। तो क्या हुआ, देखिए ये देखिए बॉमेन कैप्सूल ये है आपका, और ये जो ब्रांच है ब्लड वेसल्स का, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर, ठीक है। बॉमेन कैप्सूल, ये तो बॉमेन कैप्सूल हो गया, दिस इज ग्लोमेरुलस, ठीक है। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस, ओके। ये पूरा क्या है? छलनी लाइक स्ट्रक्चर, पूरा छलनी लाइक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। और देखिए बॉमेन कैप्सूल, देखिए एक तो ये बॉमेन कैप्सूल क्या है? कैविटी टाइप का है। ये देखिए ये बीच में कैविटी है, ठीक है, ये बीच में कैविटी है, ये ऊपर वाला लेयर, ये नीचे वाला लेयर, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, ये हो गया रीनल आर्टरी की ब्रांच, आप लिख लीजिएगा पूरे अच्छे से, रीनल आर्टरी की ब्रांच, ठीक है। दिस इज ग्लोमेरुलस, ओके, ये है ग्लोमेरुलस। और आगे जाकर ये बिल्कुल ये आर्टरी वैसे निकलेगी, ये वेन नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए। इसलिए हम इसको कैपिलरीज नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये वेन नहीं है, ये आर्टरी ही है, ओके। बस यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए इसका डायमीटर बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड आगे अंदर आएगा। और क्या है, यहाँ पे डायमीटर छोटा है, यहाँ पे डायमीटर छोटा है, कंस्ट्रिक्टेड है, तो क्या होगा, यहाँ पे ब्लड वेसल्स, यहाँ पे क्या होगा, ब्लड में प्रेशर ज्यादा होगा, है ना। इस एरिया में ब्लड में प्रेशर ज्यादा होगा, किसके कंपेरिजन में? इस वाले में। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए कि एक पाइप है, यहाँ से बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी डाल रहे हैं हम, ठीक है, और यहाँ से पानी बहुत कम निकाल रहे हैं। इस देखिए इधर से पानी बहुत कम निकाल रहे हैं और इधर से पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, तो क्या होगा, बीच में पानी बिल्ड होने लगेगा, है ना, जमा होने लगेगा, और यहाँ पे प्रेशर भी बढ़ने लगेगा। वही होता है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ने लगता है। तो जब प्रेशर बढ़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ जो छोटे छोटे स्लिट्स होते हैं इसमें, ठीक है, ग्लोमेरुलस जो है ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है ना, इसमें टफ्ट ऑफ कैपिलरीज पूरा एकदम बंच है, झुंड है पतले कैपिलरीज का, है ना। और वहां से चूंकि ब्लड हाई प्रेशर में है, इसीलिए ब्लड इस जो छिद्र है, छोटे छोटे छिद्र, जो छलनी टाइप का जो हो गया था यहाँ पे, ये जो जगह है, इस जगह से क्या होता है, ब्लड नीचे की तरफ लीक होता है, जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन,
ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है किसका, ब्लड का। ठीक है, तो यहाँ से हाई प्रेशर में ब्लड आया, यहाँ से लो प्रेशर में, यहाँ से यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे ब्लड आया, यहाँ पे प्रेशर बना, और प्रेशर की वजह से ब्लड क्या हो, यहाँ पे छना है ना, ब्लड यहाँ पे छना, तो ब्लड क्या होगा इसमें, इस बॉमन कैप्सूल में आ जाएगा, है ना। बॉमन कैप्सूल में ब्लड आ गया या नहीं आ गया, है ना। तो ब्लड बॉमन कैप्सूल में आ गया, लेकिन पूरा ब्लड नहीं आ जाता है, वही चीजें आएंगी जो इसको क्रॉस कर पाएगा, जो इस ग्लोमेरुलस से क्रॉस कर पाएगा। ठीक है, वही चीजें इसमें आएगी। ठीक है ना, समझ में आया आपको क्या बोल रहा हूं मैं। तो ये नेफ्रॉन है, ये रीनल आर्टरी की ब्रांच है, ये रीनल आर्टरी ही है, बस यहाँ पे क्या बनाती है, बॉमन कैप्सूल में, ये कैप्सूल में क्या बनाती है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, और ब्लड इस ल्यूमेन में आ जाता है। ये क्या है, ल्यूमेन है, इसमें आ गया ब्लड, और इसमें ब्लड पूरा, देखिए पूरा ब्लड नहीं होगा इसमें। यहाँ पे ब्लड तो रेड, ब्लड में तो आरबीसी की वजह से रेड होता है, लेकिन यहाँ पे आरबीसी नहीं होगा, यहाँ पे ब्लड का छन क्या आया, ब्लड फिल्टर्ड ब्लड आया है, फिल्टर्ड, है ना। तो उसमें क्या क्या होता है, तो आपके सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें छन जाते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, और जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जितने भी हमारे बॉडी के लिए यूजफुल स्ट्रक्चर हैं, वो यहाँ पे छन के यहाँ आ जाएंगे, है। और क्या क्या नाइट्रोजन वेस्ट वगैरह भी, यूरिया वगैरह, जितने भी हमारे बॉडी में यूरिया है, वो सब इसमें आ जाएगा, किसमें, ये बॉमन कैप्सूल के ल्यूमेन में। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये जो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम, फिल्ट्रेट, क्या बोलते हैं इसको, फिल्ट्रेट। अभी फिल्ट्रेट जो है ये नीचे की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा, और यहां से पूरा ये सर्कुलेट होगा, है ना। तो और इस सर्कुलेशन के दौरान क्या होगा, ये जो फिल्टर हुआ था, इसमें क्या क्या चीज था, ग्लूकोज था, अमाइनो एसिड था, लेकिन और यूरिया भी था। तो हमें एक्सक्रीट किसको करना है, यूरिया को करना है, बचा के किसको रखना है, ग्लूकोज अमाइनो एसिड को बचा के रखना है। इसीलिए ये जो कैपिलरीज इसको सराउंड किए हुए है, इस ग्लोमेरुलस को, उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है वापस से क्या क्या, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो सब यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएगा इस ब्लड वेसल्स में, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कैपिलरीज, ये है ना, ये तो इसी में जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सब यहीं पे वापस से एब्जॉर्ब हो जाता है। किससे, ये देखिए क्या होता है, यहाँ पे सेल, ये सब सेल का लाइनिंग है ना। तो इसी, और ये सेल्स, ये ल्यूमेन में हमारा पड़ा हुआ है जो फिल्टर्ड है, उसमें यूरिया भी है, ग्लूकोज भी है। ग्लूकोज इस हमारे सेल ने अपटेक कर लिया, और यहाँ से इस सेल से फिर पास कर देगा आपके ब्लड वेसल्स में, जो कि कैपिलरीज में यहाँ लाइंड है। ठीक है, ऐसे होता है। और यूरिया को नहीं करेगा, इसलिए यूरिया आगे पास होता हो जाएगा, और ये पहुंच जाएगा आपके कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, और ये कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारी जाके किसमें खुलता है, ये कलेक्टिंग डक्ट धीरे धीरे आपकी जाके खुलेगा आपके रीनल पेल्विस में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, किडनी का पार्ट बोलते हैं, किडनी का, ये जो किडनी है ना, ये किडनी है, तो यहाँ पे जाके कलेक्टिंग, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे खुलता है। ठीक है, और इस कलेक्टिंग डक्ट से फिर कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो बेसिकली कलेक्टिंग डक्ट में जो भी कंटेंट बचेगा उसको हम बोलेंगे यूरिन। ठीक है, ये सारा यूरिन नहीं है, इसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं फिल्टर्ड पार्ट, फिल्ट्रेट बोलते हैं। हाँ, इसको, ये सब क्या है, फिल्ट्रेट है। तो हमारे फिल्ट्रेट में ये सब चीजें थी, जिसको जो भी इंपॉर्टेंट, हमारे साथ साथ रिपीट कीजिए आप, कि जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस था उसको जो बॉमन कैप्सूल है, इसके जो सेल्स है उसने एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करके वापस से ब्लड में डाल दिया। ठीक है, वापस से उसको ब्लड में डाल दिया, और जो भी वेस्ट मटेरियल था, जैसे यूरिया था, और भी बहुत सारी सब्सटेंसेस होती हैं जिसको हमारे किडनी एक्सक्रीट करती है। जैसे हमने कोई ड्रग लिया है, उसको रिमूव करना है ना, तो वो सब यूरिन, तो वो सब अंदर ही रह जाएगा, इसी में रह जाएगा, और ये धीरे धीरे पास होकर पहुंच जाएगा आपके कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से पहुंच जाएगा आपकी किडनी के रीनल पेल्विस में, यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ से फिर ये आएगा आपके यूरेटर में। कहाँ पहुंचेगा, यहाँ से यूरेटर में, यूरेटर से फिर कहाँ जाएगा, यूरेटर से जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, यूरिन का स्टोरेज, यूरिनरी ब्लैडर में होता है स्टोरेज। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए ऐसा नहीं कि एक गंगा जी की तरफ बह गया, एक धार बह के यहाँ पे आ गया, जमा हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये बूंद बूंद यूरिन का जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है। ठीक है, याद रहेगा, ये सब कहीं नहीं मिलेगा आपको, बस मैं आपको बता रहा हूँ अपने नॉलेज से। तो यूरिन का जो कलेक्शन है ये ड्रॉप बाय ड्रॉप होगा, यहाँ पे जमा होते जाएगा, और एक समय आएगा जब ये पूरा फुल हो जाएगा, तो यूरिनरी ब्लैडर में जो क्या होता है, स्ट्रेचिंग होती है, इसके जो वॉल में है उसमें स्ट्रेचिंग होगी, और स्ट्रेचिंग की वजह से क्या होगा, फिर आपको टॉयलेट करने के लिए अर्ज होगा, है ना, आपकी इच्छा करेगी कि आप टॉयलेट करना चाहिए, तो फिर आप जाएंगे। आप तो ये सब ब्रेन से कंट्रोल होता है ये सब। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं बता देता। ठीक है, ओके।
तो फिर आपके आपके अर्ज होती है किसकी, यूरिनेट करने की, फिर आप जाते हैं वॉशरूम और यूरिनेट करते हैं और यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला आता है। ठीक है, तो ये था पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो आपको 20 मिनट में मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा दिया है ये, तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक, तो इसमें से अगर आपको कहीं डाउट है तो आप मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और डाउट पूछ लीजिए। ठीक है, और ये हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन का, पूरी कहानी। ठीक है, इसमें से और कुछ तो बचा नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं हम प्लांट के बारे में। ठीक है, बस प्लांट के बारे में बस सुन लीजिए आराम से, कुछ है नहीं उसमें। प्लांट में देखिए, प्लांट में क्या क्या एक्सक्रीट करना होता है। देखिए क्या क्या, CO2, O2 एंड और क्या क्या, CO2 O2 और कुछ वेस्ट मटेरियल है। तो वो तो देखिए, अगर दिन है, दिन में प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दिन में प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, तो उसकी जो CO2 है वो यूज हो जाता है प्लांट के अंदर ही। तो दिन में CO2 का कोई लफड़ा ही नहीं है। रात में CO2 को बहुत सारे प्लांट स्टोर करते हैं, बहुत सारे प्लांट रात में ही इसको बाहर निकाल देती है स्टोमाटा के थ्रू। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑक्सीजन। दिन में ऑक्सीजन प्लांट के लिए वेस्ट मटेरियल है, तो दिन में ऑक्सीजन वो स्टोमाटा के थ्रू बाहर निकालती है। ठीक है, रात में चूंकि प्लांट भी हमारी तरह ब्रीदिंग कर रहा होता है, इसलिए प्लांट रात में ऑक्सीजन इंटेक करता है। ठीक है, और बहुत सारी सब्सटेंसेस, जैसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल है जिसको प्लांट अगर रिमूव करना चाहता है तो प्लांट क्या करता है, लीफ के थ्रू, जैसे अगर मान लीजिए बहुत सारे लीव्स है उसमें, तो अगर इस लीफ को अब मतलब इस लीफ का टाइम पूरा गया, मतलब इसको ये मरने वाला लीफ है, तो क्या होगा, प्लांट सब अपने वेस्ट मटेरियल को इस लीफ में जमा करने लगता है। ठीक है, आपने देखा हो कि जो लीव्स बूढ़ी हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, ओल्ड लीफ में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। वो जितने भी वेस्ट मटेरियल प्लांट को एक्सट्रीट करना होता है ओल्ड लीफ में वो जमा कर देता है, फिर ओल्ड लीफ यहाँ से गिर जाता है, तो प्लांट का एक्सक्रीशन हो गया। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे प्लांट में क्या होता है, रेजिन्स होती है। रेजिन्स आपने देखा होगा, गम्स होते हैं, गम्स मतलब गोंद टाइप का निकलता है ना प्लांट में, आम के पेड़ में भी देखिए उसमें भी होता है, जीहल में भी होता है, बहुत सारे प्लांट में जहां से रेजिन्स और गम्स निकलते हैं, तो वो बेसिकली उसमें भी वो वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर रहा होता है। ठीक है, तो प्लांट के बारे में बस यही कहानी है, और ह्यूमन के बारे में तो आपको बता ही दिया। हाँ, तो अब बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे। एक तो पूछ सकता है आपके एक्सक्रीशन का डेफिनेशन, दूसरा लेवल डायग्राम ऑफ किडनी। ठीक है, तो आपको ये ऐसा लिखना है पहले, उसके बाद आपको डायग्राम बना देना है। फिर स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार 5 स्टार 3 स्टार 5 स्टार जो भी लगाना है लगा लीजिए। नेफ्रॉन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको इसी तरह कहानी की तरह ही आपको लिखना है एग्जाम में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है तो। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है पूरा। ओके, थैंक यू।